अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, ऑपोजिशन का बदमस्त हाथी सा चलन, तहरीर, तकरीर, नोटिसेज, इन सब में हुकूमत का दमादम मस्त कलंदर और कुछ इदारों पर तारी बला की खामोशी। नाज़रीन, जब हिस्टोरियन यानी कि मौरख सियासत की तारीख लिखेगा तो हो सकता है कि तरतीब कुछ यही हो। गुज़िश्ता 48 घंटों से सियासत में जिस गुमसान का रन है, ताज्जुब नहीं कि कुछ गैर मामूली हो। पहला जलसा कि जिसका मरकजी किरदार मियां साहब हैं और मियां साहब का मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से है, बराह रास्त है, डंके की चोट पे है, अनअपोलोजेटिकली है। सो बहुत से सवाल जवाब तलब है। नेचुरली मियां साहब ने फौज की जिस सरबराह की तौसी की हामी भरी, वो फकत एक साल में सियासत का गुनाहगार कैसे हो गया? मियां साहब सियासत इस्टेब्लिशमेंट का खात्मा चाहते हैं या फिर कोई मुआहिदा चाहते हैं? अब ये सवाल और भी ज्यादा पर्टिनेंट हो गया है। सियासत की तारीख गवाह है कि मुल्क की एक प्राइम मिनिस्टर ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजाया और उसके एक साल के अंदर अंदर बात एनआरओ पर आकर खत्म हो गई। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्या ये खुली जंग भी इसी अंजाम की मुतकाजी है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा निजी महफिल में बारहा ये कह चुकी हैं कि अब उनकी सियासत में अपनी शनाख्त है और उनके अपने पॉलिटिकल अजाइम हैं, गोल्स हैं। क्या मियां साहब अपनी सियासी जानशी के लिए राह हमवार कर रहे हैं? आपने सुना होगा मौत दुखा के बुखार पे राजी करने वाली स्ट्रैटेजी। बहरहाल इस जंग में अगर जवाबी वार मार्शल लॉ की सूरत में आ गया कि जिस तरह कुछ वज़रा बशमूल शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, तो मियां साहब की सियासत को ये ऑप्शन सूट करेगा या नहीं करेगा? किस किस को सूट करेगा? ये सोचने वाली बात है। दर हकीकत सियासतदान सियासत का वो शुतर बेमहार खिलाड़ी है कि जिसके असूल उसके हालात तय करते हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अगर आपको याद हो, जब आसिफ अली जरदारी साहब सियासत के इसी खुमार में एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा रहे थे, तब मियां साहब ने ऐसे ही जरदारी साहब के लिए तेवर चढ़ाए थे कि जिस तरह आज खान साहब सीने पर हाथ मारकर मियां साहब को सबक सिखाने का सोच रहे हैं। अगले दिन एक अहम मीटिंग शेड्यूल थी मियां साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान, जो मियां साहब ने खड़े खड़े कैंसिल कर दी। जरदारी साहब से मिलना भी गवारा नहीं समझा। बहरहाल आ जाइए, कराची के अंदर जो बड़ा दूसरा जलसा हुआ उसका भी मरकजी किरदार जो है वो फिलहाल जो हम देख रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और उनके शौहर कैप्टन सफदर हैं, जिनकी गिरफ्तारी मौजूद गुफ्तगू है और पूरे दिन से है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी कुछ सवाल जो हैं वो नेचुरली जवाब तलब हैं, जवाब बड़ा जरूरी है। हुकूमत सिंध की नाक के नीचे उनके खास मेहमान गिरफ्तार, IG अगवा अपने ही सूबे में और मुकदमा भी दर्ज, मगर वजीर आला ला इल्म। क्या इस लाइल्मी पर वजीर आला को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए? क्या इस लाइल्मी की वजह से ही कोई दिखाई नहीं दे रहा? हुकूमत के प्रोसिक्यूटर का ये बयान अदालत के अंदर खड़े होकर के बेल नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि सिरे से बयान मुख्तलिफ जो कि सिंध हुकूमत ने अपनाया हुआ है, ये मुख्तलिफ क्यों? और अगर कैप्टन सफदर को किसी गैर मरई ताकत ने ही गिरफ्तार किया है तो जमानत कैसे हो गई और 12 घंटों में हो गई, खड़े खड़े हो गई? एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस रादर कन्वीनियंटली, मगर बहुत इनकन्वीनियंट पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, जो बारहा नवाज शरीफ साहब के मौकफ से भी अपने आप को दूर कर रही है, जब वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की उन्होंने क्या कहा नवाज शरीफ के गुजरांवाला के जलसे के बाद, एक ऐसा कीजिए। चाहे वजीर आजम की जलसा हो या अपोजिशन का जलसा हो, तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। इससे हमारा इदारे की, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस का इंटेग्रिटी है उनको कमजोर किया जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते। मेरे लिए सबसे बड़ा अहम सवाल आज ये होगा कि ये नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव के कितने करीब और कितनी हामी भर रही हैं दीगर 10 जमातें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी जमात को इससे कन्वीनियंटली अलहदा तो कर लिया, दीगर जमातों का क्या मौकफ है आज वो भी देखेंगे। और साथ ही कैसे हो सकता है कि तमाम तर सिंध के बुजरा जो है वो गायब है, फोन नहीं उठा रहे, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। ये कौन सी मैडनेस है जिसकी कोई वो मेथड तलाश कर रहे हैं? एक वक्फे के बाद स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी और तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ साबिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मैरीटाइम अफेयर्स चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज्जियाकार हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गो के तमाम तर वुज़रा और लीडरशिप जो है पीपल्स पार्टी की अभी गुमशुदा है, कोशिश कर रहे हैं राब्ता करने की। थोड़ी देर में शायद ताज हैदर साहब को जरूर कनेक्ट करें। डंकी की चोट पे बात करते हैं एंड
बड़े सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ भुट्टो, वेरी शॉर्ट, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। चंद साहब आपसे आगाज करूंगी। पहले तो सर बताइएगा कि ये क्या फायदा था काबिल जमानत जुर्म के अंदर आपने इतना शोर मचाया, दरवाजे तोड़े, रात गए गिरफ्तार कर रहे हैं, इतना हंगामा, 12 घंटे गिरफ्तार करके वो बाहर निकल के वो हीरो बन गए, वो डिनर करके बेगम के साथ जहाज पे बैठे हैं, घर जा रहे हैं, मिला क्या? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का तो इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा। पुलिस, आपको पता है मुद्दई कौन है? कौन है? ये आपके पीटीआई का जो लीडर है हदील आदम शेख साहब, उनके भतीजे, कोई भी एप्लीकेशन दे, उनके भांजे हैं, सॉरी भतीजे नहीं है, मुकदमे के मुद्दे, उनके कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। जो एप्लीकेशन है उस पर तो पीटीआई का मौकफ आ चुका है कि उन्होंने वो गलत हुआ है कि वो मज़ार कायद पे ऐसी अलर्ट आर्डिनेंस भी है उस मज़ार कायद की सैनिटी को कायम रखने के लिए, वो एक अलग टॉपिक। लेकिन जहां तक रेड करना, पुलिस का एक्शन लेना, उसमें मुझे आप ये बताएं कहाँ फेडरल गवर्नमेंट का रोल आता है उसमें? अब ये तो आपको इस वक्त पार्टी से पूछना चाहिए था। किसका रोल आता है सर? वो तो नहीं, चीफ मिनिस्टर तो बड़े क्लियर है, वो कहते हैं कि सर उठाया गया आईजी को किडनैप किया, सेक्टर कमांडर के ऑफिस लेकर गए हैं। किस चीज के चीफ मिनिस्टर? आईएसआई किसके मातहत है सर? किस चीज के चीफ मिनिस्टर? मेरे मातहत नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर चीफ मिनिस्टर है, अगर उसका आईजी उठाया जा रहा है तो वो उसके बाद अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? ये बड़ा अहम सवाल है। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? का ऐलान किया, अभी तक चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? चीफ मिनिस्टर ने आईजी को सामने बिठा के साथ, चीफ मिनिस्टर ने आईजी गवाह हुआ है तो आईजी का पर्चा देना चाहिए था। फिर तो हम मानते हैं कि आईजी गवाह हुआ है। जी ताज हैदर साहब, पहले इनके सवाल देते आज प्रोसिक्यूशन अभी आप खुद आपने आप नदीम अफजल चंद को पुराना जानते हैं, मुआविन खुसूसी वजीर आजम के। गो के मेरी तो ये दुआ थी कि सड़क से कर लेते गिरफ्तार, अगर करना था कोई एएसएफ के अंडर एयरपोर्ट आता है उधर से कर लेते अगवा। ये रात गए अगवा करके, मैं तो समझने से कासिर हूं, मगर सर पहले समझाइएगा कि वो कह रहे हमारा लेना देना क्या है इससे। हेलो जी ताज हैदर साहब, आपके सूबे से आपका आईजी अगवा हो जाता है सर? आवाज आपकी आहिस्ता आ रही है। मेरी आवाज वैसे अमूमन आहिस्ता नहीं जाती कहीं सर, मगर नो प्रॉब्लम। आपके सूबे से आईजी अगवा हो जाता है आपका अपना? नहीं, वो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी। अच्छा, अब ऐसा है कि ये हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जिनकी हमने यहाँ पे मेजबानी की थी और बड़ी मोहब्बत से, बड़ी तवज्जो से हमने उन्हें रिसीव किया था यहाँ पे। और ये जो कुछ भी हुआ है तो ये इस पर हमें गहरा दुख है कि किस तरीके से ये हुआ। अगर ये ना होता और अगर ये थोड़े से जज्बात कंट्रोल में रखे जाते तो मेरे ख्याल से ये सूरत हाल जो हमें शर्मिंदगी एक का सामना है इस वक्त, उस शर्मिंदगी से आप कह रहे हैं अगर ये अपने जज्बात कंट्रोल में रखते तो ये दिन आना ना पड़ता सर। मगर अभी तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपका आईजी आपके अपने सूबे में गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ी इसके ऊपर अपनी क्लैरिटी दे दीजिए, अपना मौकफ दे दीजिए, क्योंकि 14 घंटे गुजर गए, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना कोई वजीर सामने आके बात कर रहा है, ना कोई कमेटी की डिटेल्स इंक्वायरी के लिए जिसका अनाउंसमेंट की गई थी वो कुछ सामने रखी है। दिस कंप्लीट रेडियो साइलेंस। देखिए, मामला अव्वल तो अदालत में है और उस पर अदालत जैसा भी अपने शवाहिद की रोशनी में सर अदालत के अंदर तो आपके प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बेल ना दी जाए इनको, तो बाहर आके आप कहते हैं बड़ा गम है, बड़ा दुख है, अंदर जाके कहते हैं इनको ना जमानत दी जाए। हर प्रोसिक्यूटर को जो केस है उसमें जिस पे इल्जाम है उसके खिलाफ हर प्रोसिक्यूटर को कहने पड़ती है। और आप बस ये सोच लीजिए कि अगर हम ये ना करते तो फिर किस किस्म की तनकीद हमारे ऊपर होती है। और इस प्रोग्राम में अगर आप ये ना करते, क्या ना करते सर? ये अगर अदालत में उनको पेश ना किया जाता या इस किस्म की बात। और अभी दूसरी चीज ये है जो कार्रवाई है उसके ऊपर तो जाहिर है कि बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सिंध हुकूमत को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हक़ाइक़ को सामने आने दे कि क्या है क्या मामला। ताज हैदर साहब, आपकी अपनी मालूमात के मुताबिक आईजी किडनैप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता ये। मैं जाहिर है कि दूसरे कामों में आज लगा हुआ था, बहुत से चीजें हैं। अच्छा जी। लेकिन ये कि वजीर आला ने इस सिलसिले में कुछ कहा है, जहां तक मुझे पता है, अभी भी मैं खबर वजीर आला ने अपेरेंटली और एलिजेडली मोहम्मद जुबैर साहब की जो वीडियो क्लिप आई है उसमें कहा है कि हाँ 2 दफा पूछने के बाद कि हाँ गिरफ्तार हुआ है वो सुबह के 4 बजे और सेक्टर कमांडर के दफ्तर लेकर गए उसको जबरदस्ती। तो इस बात को सामने आने दीजिए। लेकिन ये मैं आई थिंक आईजी शुड आल्सो पार्टी की जानिब से मैं कह रहा हूँ कि हमें
इस वाक़े पे सख्त शर्मिंदा। सर वैसे 14 घंटे बाद भी अगर आपको नई क्लैरिटी आपके लोगों को बशमूल आपके, तो ये तो बड़ा, मुझे तो लगता है ये इट्स शॉकिंग। इज इट, आर यू रनिंग अ प्रोविंस और इज इट अ बनाना रिपब्लिक, व्हाट आर यू डूइंग? नहीं, जो हुकूमत सिंध है वो इस मसले से डील कर रही है, इसी तरीके से जो अदालत है वो डील कर रही है। जहाँ तक हमारा पार्टी का सवाल है, और पार्टी ने कल ये ऑर्गेनाइज किया था और बड़ी मोहब्बत से उन्हें यहाँ पे, और हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की कि हमारे मेहमान यहाँ। अच्छा ठीक है, ताज हैदर साहब स्टे विद मी फॉर अ सेकंड क्विकली। मैं चंद साहब, आप बड़े रवैये को भी जानते हैं, बड़ा मुश्किल पोजीशन में आके फंस गए जरा। नहीं, मैं तो कोई मुश्किल नहीं, आप नहीं, पीपल्स पार्टी थोड़ा मुश्किल पोजीशन में फंस गई है नहीं, इस वक्त तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल पोजीशन, बहुत। हर दो तरीके से मसला पड़ता है, फिर साफ बताते भी नहीं, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, छुपते नहीं। तो ये तो बड़े खुश रवाना हो गए हैं बीच में से। देखिए, इनको इस मामले में खुशी वाली बात तो नहीं है ना। आप देखें, एक तो उसमें दो चीज़ें हैं कि देखना ये है कि क्या जो बयानिया है इसको अवाम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, और फिर इदारों के साथ मैं समझता हूँ हमें इंस्टीट्यूशन मजबूत करने की तरफ जाना चाहिए। आएंगे, आप आगे निकल गए बहुत, मैं अभी इधर ही स्टक हूँ। किसने गिरफ्तार किया कैप्टन सफदर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। टीवी चैनल्स मेन सोर्स हैं, और फिर वो हमारे साथी पार्टी के जो वहाँ मौजूद थे, जो उन्होंने गुफ्तगू की और जो बताया, तो उसके मुताबिक तो बिल्कुल बड़ा लाउड एंड क्लियर जुबैर से कहा और मरियम बीबी ने भी कहा, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले जब शाहिद खाकान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मैं उनकी काबीना का हिस्सा था, यहीं इस्लामाबाद की एक अदालत को रेंजर्स ने जो है वो घेरे में ले लिया, हमारे वकला को भी ना जाने दिया, और हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट गए, इवन इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब को रेंजर्स ने रोक दिया और डीजी एंटर नहीं होने दिया, और डीजी रेंजर्स ने 3 घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने तो सख्त तकरीर कर ली थी एज मिनिस्टर। तो रेंजर, ये नामालूम अफराद जो हैं, इन्होंने इनको भी घेरा हुआ है हुकूमत को। ये तो कोई सख्ती की बात करते नहीं है, इनको ये तो नहीं कर सकते ना, सख्ती की बात नहीं कर सकते। एक तो ये फैसला किसका था? नामालूम अफराद का ही था, या इनकी बैकिंग थी, या इनकी सोच थी? इन्होंने तो बहुत भले अंदाज से कहा कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, और यकीनन किसी मामले में महर कोई रोल नहीं है, चाहे वो शाहदरा वाला पर्चा हो, चाहे चीनी गायब हो जाए, चाहे आटा गायब हो जाए, चाहे वजारत खजाना हो, चाहे स्टेट बैंक हो। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने सुना था जब कोविड शुरू हुआ कि जी अभी हम कुछ नहीं कर रहे इसके जो है शरह सूद को बढ़ाने कम करने के, और 3 घंटे बाद गवर्नर स्टेट बैंक आके कहते हैं कि नहीं जी हम तो 2% कम करने जा रहे हैं। तो ये तो मेरे भाई ने सच बोला है कि इनका कोई रोल नहीं है। जिनका रोल है वो सारा सामने है। सेक्टर कमांडर के घर अगर आईजी को ले जाएं, एडिशनल आईजी को ले जाएं, एक दरखास्त रात को हुई, उसे एंटरटेन नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने, कहा कि आप अदालत चले जाइए। नोटिस तो प्राइम मिनिस्टर को खुद ही लेना चाहिए था कि अगर उनके मुल्क में, और बहुत बड़ा सवाल है, मैं जमहूरियत हूँ, तो ऐसी जमहूरियत के अंदर जब ये रात गए लोगों के प्रिवेसी होटल्स के अंदर ये तोड़े जा रहे हैं, उनको घसीट के बाहर लाया जा रहा है, और कोई इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा, नहीं नोटिस ले, और अगर डायरेक्ट इल्जाम इधर सेक्टर कमांडर पे आ रहा है, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन पे आ रहा है जो मातहत है वजीर आजम के, ही शुड बी टेकिंग नोटिस। मैंने तो पहले जो लाहौर वाला वाकया था तब भी कहा था, आज भी चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, या आईएससी चीफ जनरल फैज साहब, वो अगर टेलीफोन डाटा निकाल लें, वो जो मुद्दई इस पर्चे का बना है या लाहौर में था, और जो एसएचओ मुतलका हैं उनका, तो सब पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं है, कहां से फोन आया। और आपको आया, लगता है कि जिस तरह ताज हैदर साहब ने भी कहा कि पहल आप लोगों ने की गलती करके अंदर सियासी नारे, वो भी एक सवाल है, उसके मुख्तलिफ मौकफ रखा जा सकता है। 2018 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब तशरीफ ले गए थे, आज वो सोशल मीडिया पे वीडियो थी, जी बिल्कुल, पार्टी के परचम थे, और उसी कबर के ऊपर लोग चढ़ के बकायदा अंदर जंगले के सब भरा हुआ था, उसमें नजर आ रहा है, और लोग वहां वजीर आजम इमरान खान के नारे लगा रहे थे। उसी मज़ार के बाहर रोस्टम लगा, पीटीआई का झंडा लगा, और सियासी खिताब इमरान खान साहब ने किया, कोई एतराज नहीं। ये जनरल साहब, ये मुझे बताइए कि अगर मुमासला ड्रॉ करें, या पुरानी बात नहीं है जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं, खान साहब करें तो सही है, पीएमएलएन करे तो खराब है, या नारों के अंदर भी फर्क बहुत है? नारे तो खैर सिरे से होने ही नहीं चाहिए पॉलिटिकली, मगर अगर आप देखें तो एक एडल्ट फ्रेंचाइज और द राइट टू वोट और द राइट टू बी एसोसिएटेड और टू चूज योर लीडर, वोट को इज्जत दो कि नारे में मसला क्या है, अगर आप सिर्फ नारे को देखें? देखिए, नारे में तो कोई मसला नहीं है, ना ही किसी ने कुछ पे एतराज किया है। वोट को इज्जत देने की हम सब बात करते हैं, जैसे नून लीग का नारा नहीं है तो मेरा नारा भी है कि भाई आप वोट को इज्जत दें। अगर मेरा वोट लेते हैं, जब मैंने मियाँ साहब को दिया था, तो मेरी भी उनसे डिमांड यही है कि मेरे वोट को इज्जत दें, तो डिमांड तो हम सबकी यही है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए
ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ اغوا ہو گیا, آج تک انہوں نے اپنے اغوا کا پرچہ کیوں نہیں کیا؟ آج تک کوئی ثبوت کیوں نہیں؟ باتیں ہم بہت ساری کر سکتے ہیں, ثبوت ہم کوئی نہیں دیتے. بات ہم تب کرتے ہیں جب معاملات بہت خاموش ہے. جی ہر جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں. اتنا آسان ہے بات کرنا آج کل کے دور میں, اور اس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہر پارٹی نے اپنے اپنے وہ بنا کے لگے ہوئے ہیں کہ انسان حیران ہے کہ ہم خود مطلب کسی اور کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود اپنے ملک کی جو بنیادوں سے اینٹیں ہم آہستہ آہستہ کھینچتے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری جو سیاسی مائدین ہیں, بڑی لیڈرشپ ہے, اگر یہ اس کو اسی طریقے سے لے کے چلے گی تو پھر میرا خیال ہے کوئی ایک تو اپنے اعتماد خود عوام میں کھوتے جا رہے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب میں نے کہا کہ میرے ووٹ کی عزت دو, میاں صاحب نے میرے ووٹ کی عزت نہیں دی, تو میں میاں صاحب سے میں بھی تو یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہوں نا. یہ تو اس لیے کوئی یہ نعرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی چیز میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر غلط کام ہے غلط ہے, اگر عمران صاحب نے کیا ہے یا مریم بی بی نے کیا, دونوں نے غلط کام کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کیپٹن صفدر کی تقریر کو ہم کٹ بھی نہیں کرتے, وہ پورا دن صرف کیپٹن صفدر صاحب چلے ہیں. ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب باقاعدہ طور پہ ان کے انٹرویو کے لیے ہم کوشش کرتے تھے تو ہمیں ان کی ڈائریکٹ فیملی سے ریکویسٹ آتی تھی کہ ان کو نہ انٹرویو کریں. سو ہی ایک پرابلم رہی ہے, فٹ ان ہز ماؤتھ جسے انگریزی میں کہتے ہیں, فلو میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں وہ نہیں پھر سوچتے. بڑی بڑی متنازع دیکھیے بات یہ ہے, دیکھیے بات بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل کیے ہیں کوریڈورز میں بھی اسمبلی کے. جی 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 میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ وہ موقع ملے میڈیا پہ کیپچر کریں سارا. جنگ تو یہ چل رہی ہے. یہ سر مسئلہ بھی یہ کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں, جو کہ واقعی نہیں ہے, مگر ابھی خطرہ نظام کو ہے بقول شاہ محمود قریشی اور چند وزراء کہ نظام کو خطرہ ہے. کیا واقعی نظام کو خطرہ ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں جس طریقے سے تو یہ پش کر رہے ہیں, اب یہ میرے اپنی ٹیک ہے, پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں, میرے اپنی ٹیک یہ ہے کہ جس طریقے سے پش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ادارے کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ادارہ ریئیکٹ کرے. جب ادارہ ریئیکٹ کرے گا تو ایوری تھنگ ان پاکستان جو ہے دیٹ کمز انڈر لاٹ آف کلاؤڈز, اور اس کے اوپر کوشچن مارک شروع ہو جائیں گے. یہ وہ سپیس ہے جو چاہتے ہیں. ادارہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے سر؟ جی جی میں دیکھیے میں فوج ادارے کی بات, فوج کی کبھی ٹارزن بن جاتے ہیں ان کے قائد, یہ ننے بن جاتے ہیں اسٹوڈیوز آ کے ایک فیصلہ مجھے کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی, میں صرف بات سیدھی کر رہا ہوں. یہ میں نے ہی یہ شروع کی تھی, یہ بات کے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, ان کو اس دیوار سے مت لگائیں. سر آپشنز کیا ہیں فوج کے پاس جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا دیوار سے لگائیں گے تو کوئی ریاکشن آئے گا؟ کس طرح کے ریاکشنز کی آپشنز ہیں ابھی؟ دیکھیے میں آپ کو انوائرمنٹ بتا سکتا ہوں. نمبر 1, جو رینک اینڈ فائل کا ریئیکشن ہے وہ کوئی چیف آرمی اسٹاف برداشت نہیں کر سکتا, نہ وہ کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ لائف اینڈ ڈیتھ کے میٹر میں اس کے حکم پہ رینک اینڈ فائل نے عمل کرنا ہے. وہ کوئی ایسا اقدام جیسے وہ سمجھتا ہے کہ رینک اینڈ فائل میں اتنی بے چینی پھیل جائے, یا رینک اینڈ فائل کا اور سینئر لیڈرشپ کے درمیان جو دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس وقت نظر آئے کہ ہونا ہے تو چیف آرمی اسٹاف and the army will react. That is a bad thing to happen, but not happen. آرمی کا کام نہیں ہے کرنے کے لیے, لیکن پلیز اگر آرمی کو ہر بندہ کھینچنا شروع کر دے گا, اپوزیشن بھی اور حکومت بھی, تو پھر آرمی کیا کرے گی اس میں بتائیے. Okay, I will come again in 2 seconds. General صاحب, hang on with me. چند صاحب, army will react. ایک سیکنڈ میرا سوال سن لیں, اس ریاکشن میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں اللہ نہ کرے اگر ریاکشن. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں آرمی کو اس لیول پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. بالکل جو ہمارے وقت میڈیا پہ ہمیں اگر کوئی ایسی ایشوز ہے بھی ہمیں کسی انڈیویجول کے ساتھ, تو اس کے فوراً موجود ہے. آپ یہ میاں صاحب کو تجویز بعد میں دیجیے گا, میرے سیناریو کا جواب دیں. یہ ون ون سچویشن کس کے لیے ہوگی یا کون فائدہ اٹھائے گا اس سچویشن کا؟ سسٹم کو نقصان ہوگا, اب کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس ملک کو ریاست کو نقصان وہ تو ہوگا, تو پھر ریاست کو نقصان ہوگا تو تمام سٹیک ہولڈر کو نقصان ہوگا, پھر کسی ایک کو فائدہ نہیں ہوگا. پھر جب کریز آپ گراؤنڈ ہی خراب ہو جائے گا تو اس گراؤنڈ میں کھیلے گا کون؟ پھر یہ کوئی کہے کہ میں پھر گراؤنڈ بننے تک میں انتظار کروں گا, دوبارہ ری بلڈ ہوگا, پھر 10 سال 5 سال بعد میری باری آئے گی. میں سمجھتا ہوں آئین کے تحت ہی ہم سارے زندگی گزارے ہیں, تو سارے سکون کے ساتھ
मैं समझता हूँ आइन के तहत नहीं गुजर रही ना, यही तो सारा मुद्दा है मियां साहब का। आइन के तहत गुजर रही है जिंदगी, आइन के तहत तो गुजर ही नहीं रही मुद्दा, वो देखें सर हिला रहे हैं। नहीं गुजर रही, वो कह रहे हैं। मियां साहब जब इख्तिदार में थे उस वक्त मियां साहब क्या कहते थे? उस वक्त मियां साहब क्या कहते? तब आइन के तहत गुजर रही, तब आइन के तहत जब मेमू गेट पे गए, जब मेमू गेट पे सुप्रीम कोर्ट, जब जब इफ्तिखार चौधरी को जरिए यूसुफ रजा गिलानी को निकाला, वो आइन के तहत जा रही थी। लेकिन कितना हर साल के वाकयात देख सर, यही तो सब हमारी सबसे बदकिस्मत हमारी हकीकत है कि हमारे सियासतदानों का मौक़िफ़ और उसूल जो है हालात के साथ तब्दील होते हैं। अपोजिशन में और इख्तिदार में लहदा अभी कितने महीने गुजरे जो आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन की उनकी तौसी 6 महीने हुए हैं, और अब हर बड़े गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा का मौजब और जो सोर्स हैं वो चीफ बन गए हैं। अभी एक्सटेंशन दी थी ना सर, वो एक्चुअली ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन भी फैली थी। अगर हमारे पास प्रोड्यूसर साहब, अगर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है तो सुनाइए। मुलाकात हुई तो ये क्योंकि एक इम्पेंडिंग इशू था तो इसके ऊपर भी बात हुई, तो वहां पे ये इन प्रिंसिपल जो है हमें कन्वे किया गया कि जब भी ये इशू आए तो पार्टी से आप क्लियरेंस जो है पार्टी लीडरशिप से लेके आप इसकी बगैर किसी स्ट्रिंग्स अटैच्ड के जो है आप इसकी हमायत इस इशू पे करें। उन्होंने कहा कि तुम जो है कोई अपने पास से नहीं कुछ कह रहे, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तुमने कन्वे की। और नवाज शरीफ साहब की जी बिल्कुल, बल्कि परवेज रशीद साहब के अल्फाज थे कि क्योंकि अंडर ओथ हूँ मैं और इसलिए मैं डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन जो आप कह रहे हो यही स्पिरिट थी। चौधरी साहब, जब आपका अपना कायद सुप्रीम लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, किसी भी कंडीशन के बगैर हम तौसी देंगे, जब 6 महीने पहले ये मौक़िफ़ रखते हैं और 6 महीने बाद हर बड़े और छोटे गुनाह का सोर्स उसी चीफ को बना देता है, तो मैं आपको कितना असूल पसंद कहूँ, कितना नजरियाती कहूँ या कितना विजनरी कहूँ? ये सारी चीज़ें आपको कहनी पड़ेंगी, इसलिए कि कोई शर्त ना रखने का क्या मतलब है कि हम वो जो काम जिसको इस हुकूमत ने इस हद तक मुतनाज़ा बना दिया कि 4 लफ्ज़ नोटिफिकेशन के लिखे नहीं जा रहे। अदालत के अंदर जब चला गया सिलसिला, इस हुकूमत ने कुछ 4-6 माह पहले नोटिफिकेशन कर दिया था। ले लेते ना कि इसने तो इलेक्शन रिग कराए हैं, इसने तो प्रीपोल रिगिंग की है, मुझे गुजारिश कर लेने दीजिए, इसने तो मुझे पैनामा के ऊपर आउस्टर किया है, ये सारा जो चार्जशीट किया है आपने जो तरमीम जनरल साहब को, वो जो आप कह देते कि नहीं वो जो इस शख्स को नहीं देंगे हम एक्सटेंशन, वो तरमीम जो है वो कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की नहीं है। फिर नन्हे बन गए आप, वो वजीर आजम चौधरी साहब ना, चौधरी होके नन्हा नहीं बनना, वो वजीर आजम के चंद साहब इख्तियार मेरा काम नहीं है, अब तुसी याद दिलाओ, वो वजीर आजम के इख्तियार में इजाफे चंद साहब क्या याद दिलाएंगे? जनरल साहब मैं तो आपके पास आऊंगी, आप याद दिलाएंगे। अब मुझे बात नहीं मुझे पता है, आपने 4 बातें कह दिया, वो भी हंस रहे हैं सर। तो कह रहा हूं ना, वजीर आजम के इख्तियार में कि अगर इन केस जरूरत पड़े तो वजीर आजम इससे पहले होता रह दी गई, और वो गैर कानूनी चीज थी। इंसल्ट टू इंजरी। पहले आपको पता था कि अगर हमारे साथ इस मुल्क का सत्यानाश और बेड़ा गर्क किसी एक ने किया है तो आपने उसके बाद उसको रीइंफोर्स किया, तो दिस इज एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। या तो फिर आप कल झूठ बोल रहे थे, या फिर आप एक हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता कल भी सच मौक़िफ़ था और आज भी सच मौक़िफ़ है, एक चीज हो सकती है। अब मैं गुजारिश करूं जी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून मुल्क में नहीं, और जितनी भी पहले दी जाती रही वो ऐसे एक नोटिफिकेशन हुआ दे दी गई। ये जब सवाल आया उसके अंदर कौमी असेंबली में बिल्कुल वोट दिया, वोट दिया। सर मैं आपको याद दिलाऊं, नवाज शरीफ कहते थे मुल्क में एक्सटेंशन होनी नहीं अब चाहिए, सिलसिला रुकेगा और हम रोकेंगे, तो आप तो उस असूल के भी आपने इनहराफ किया, उस असूल से एक्सटेंशन के भी आप खिलाफ थे। ये इंसान भी बहुत बड़ा मुजरिम था, तो क्या किया? उस असूल से भी इनहराफ किया और इस इंसान को भी वज़ीर आज़म के इख्तियार में इजाफा किया कि वो काम जो पहले गैर कानूनी तौर पे किया जाता है आपको तो उसके ऊपर दरवाजे बंद कर देने चाहिए था, आपका असूल ये था। देखिए हमने दरवाजे बंद किए, हमने दरवाजे बंद किए जब भी मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। तो सर इनके दौर में भी कहते हैं असूली तौर पे, मैंने कहा ना ये हालात के साथ असूल तब्दील इनके दौर में आर्मी चीफ के एक ओहदे को इस हद तक मुतनाज़ा बना दिया अदालत में, अदालत के रिमार्क्स, एक नोटिफिकेशन, तो बेहतरीन मौक़िफ़ था कि आप तारीख की सही साइड पे जाते और कहते कि एक्सटेंशन मिलनी नहीं चाहिए, ये खत्म हो, हम इसके खिलाफ हैं, आप डट जाते, असूली तौर पे डट जाते कि ये होना ही नहीं चाहिए सिरे से काम, चाहे हम हो ये हो या कोई और हो। हम बिल्कुल डटे रहे। जब भी मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे एक दफा भी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिली, बता दें। हर दफा नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई और बिल्कुल हुई, और बतौर वजीर आज़म उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया।
اور اسی طرح جنہوں نے آئین سے انحراف کیا، پرویز مشرف، جنرل سے میں پرویز مشرف معلوم ان کے ہوتا نا خلاف کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہیں ہمارے اعلیٰ عہدیداران سے، چلے سیویلین لیڈرشپ تو پتہ ہے، ملٹری لیڈرشپ سے بھی، تو آپ پچھلے 6 مہینے لمبی تاریخ ہے یہ، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، تاریخ کو مد نظر جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی آپ نے انڈورس کیا ہے سر، تو پھر آپ کون سے اصول کی بات کرتے ہیں؟ اختیار دیا وزیر اعظم کو کہ اگر وہ کسی بھی حالات میں کرنا چاہے تو وہ کر لے، جنرل بجائے اس کے کہ وہ غیر قانونی کام کرے۔ جنرل صاحب ایک اختیار دیا وزیر اعظم، آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے عمران خان کو انہوں نے اختیار دیا۔ میں اس کے بعد بات جی جنرل صاحب، میں چودھری صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے اختیار دیا ہمیں، لیکن ایک چیز میں سوال دیکھیں، سمپل یہ ہے کہ آپ کو نہیں، لندن میں بیٹھے جنرل صاحب آپ کو نہیں، وزیر اعظم پاکستان کو۔ نہیں جی، میں شکریہ، میں اس ملک کا ایک ووٹر بھی تو ہونا جی، میں ووٹ بھی دیا میں نے، تو مجھے تو خوشی ہے کہ میرے ووٹ پہ عزت مل رہی ہے۔ دیکھیں بات ایشو دیکھیں مختلف ہے، یہ سر ایک وقفہ لے لوں میں سر، بڑا امپورٹنٹ 1-2 سوال ہیں سر، آپ کا اس کا جواب لینا ہے، انہیں آپ کو امپاور کیا ہے یہ کہتے ہیں، مگر یہ اگر آپ لوگ اتنے ہی غم و غصے میں ہوتے ہیں کہ ادھر سیاست کیسے کی، نعرے بازی کیسے کی، تو جو آئے روز قائد کے فرمان کی، قائد کے اصولوں کی دھجیاں اس ملک میں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، بیوروکریسی کے ہاتھوں، ملٹری بیوروکریسی کے ہاتھوں، لیڈرشپ کے ہاتھوں، تو سر اس کا بھی تو آپ لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے نا کہ اس کا کام بھی اور اس کا نوٹس بھی آپ لوگ ہی لیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پوچھیں گے جنرل صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی کو کیا ہدایت دیتے ہیں کہ وزیر اعظم اب کیا کریں، مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کریں، صبر و پیمانہ اپنا لبریز نہ ہونے دیں، کیا کریں سر؟ بیکاز یہ حواس باختہ نہ ہوئیں اور نروز آئے روز ان کے نہ ٹیسٹ ہوں، جس طرح کہ ہم سن رہے ہیں ابھی ریسپانسز، ایک بے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ چند صاحب، یہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری پہ آج مریم صاحبہ کہتی ہیں یہ ہے وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، اور پھر کہتی ہیں کہ یہ بڑوں کی لڑائی ہے، عمران خان صاحب بیچ میں نہ دخل دیں۔ تو نہیں یہ ویسے جگت کے علاوہ بڑا ایشو ہے سر، بیکاز ان کے مطابق وہ کہتے ہیں ہماری عمران خان سے لڑائی نہیں ہے، اس کو لانے والوں سے لڑائی ہے، مگر باقی سارے کہتے ہیں اس تحریک کے اندر کہ ہماری اداروں سے لڑائی نہیں ہے، خان سے لڑائی ہے، واضح تضاد ہے۔ اگر تم میاں صاحب یا مریم بی بی جب 79 سے جب سے آئے ہیں، مجھے ایک الیکشن بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ جس میں نیوٹرل ہوئی ہو، یا نون لیگ کی حمایت نہ کی تھی اور نون لیگ نے میجارٹی لی ہو، یا کبھی جیتی ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہو۔ 2002 جب نیوٹرل ہوئی تھی، 2002 میں مشرف تھے، اب 2018 چلو ان کی میں نظر میں نیوٹرل لکھاؤں گا۔ تو اب حالات یہ ہے کہ یہ بیساکھیوں کے سارے ہمیشہ سیاست کی ہے انہوں نے، یہ حقیقت ہے پاکستان کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب بیساکھی ان کو نہ ملے تو اب یہ کہتے ہیں ہمارا بیانیہ، ہمارا نظریہ، یہ عوام اس منصوبے سے، ہاں میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، میری تو خواہش ہے یہ نظریاتی ہوں، ہم سیاستدان سارے نظریاتی ہوں، اور یہ قسم سے میری دلی خواہش ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نظریاتی ہیں نہیں، کوئی نہیں آپ میں ہماری پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی اس لیول پہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے۔ اب میں اگر میری پارٹی میں ہماری پارٹی میں ڈیموکریسی ہوتی تو میں جنرل صاحب کو ابھی جواب دیتا، میں کہتا نہیں جنرل صاحب ایسی بات نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اندر ڈیموکریسی ہے نہیں، ہمیں ڈیموکریسی لانی پڑے گی، ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن مضبوط کرنے پڑے، پھر تو کوئی لاجک سمجھ جاتی ہے۔ ویسے بہت دکھ ہے کہ ایسے پولرائزڈ انوائرمنٹ میں کوئی ایسا بائی پارٹیزن ایک انٹرلوکیٹر نہیں ہمیں ملے گا ابھی تک۔ ملنا تو چاہیے کہ ایک گرینڈ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ملک کے لیے۔ بالکل یہ جسٹس کھوسا صاحب نے تجویز دی تھی حلف اٹھاتے ہوئے کہ تمام ادارے ساتھ بیٹھیں۔ بالکل ایک وقت سر مجھے تاج حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول کہتے ہیں کہ جلسوں میں جرنیلوں کے نام نہیں لینے چاہیے، بڑا افسوس ہوا ہے۔ ساتھ ہی پیپلز پارٹی میاں صاحب کے بیانیے کے ساتھ دکھتا ہے کہ پوری طور سے آف کورس کھڑی نہیں ہے، تو سر اس کو کس طرح دیکھا جائے کہ پہلے اس کے اوپر آپ وضاحت کر دیں کہ کیا باقی جرنیلوں کے نام اس طرح نہیں لینے چاہیے جلسوں میں، وہ بھی حاضر سروس؟ دیکھیے میں ایک چیز عرض کروں آپ سے، کل مریم بی بی نے یہ کہا کہ کچھ کرداروں پہ بات ہے، اداروں پہ بات نہیں۔ اس وقت جو مین ایشو ہے اس پہ فوکس کریں، اور جو مین ایشو پچھلے 70-72 سال سے رہا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں اس کی نشاندہی کی تھی کہ فرام بیوروکریسی وی ہیو ٹو موو ٹو ڈیموکریسی۔ لیکن اگر اسی طریقے سے بیوروکریسی کا کنٹرول رہے گا اور وہ سیاست میں مداخلت کرتے رہیں گے تو ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک خواب رہے گی، اور ایک بالکل غیر تکمیل شدہ خواب رہے گی۔ دوسری چیز مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت
जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है, मारूजी सूरत हाल, वो क्या है। लोगों में गम गुस्सा है, लोगों में नाउमीदी है, और एक उभार लोगों में है, एक एहतजाज लोगों में है। अच्छा, अब सियासी जमातों का ये काम है कि इसको अपने करेक्टनेस ऑफ आइडियाज एंड करेक्टनेस ऑफ पॉलिटिकल एक्शन के जरिए एक मुस्बत सिमत के अंदर ले जाए। मेरा ख्याल है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है, इट्स प्रेग्नेंट विद मैनी पॉसिबिलिटीज। इसमें से बहुत सी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, और पॉसिबिलिटीज ये निकलती हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत सियासत के अंदर ख़त्म करें, और दूसरी चीज़ ये कि मुल्क के जो गरीब मेहनतकश हैं उनके लिए एक प्रोग्राम हम दे सकें, ठीक है, और एक मईशत को सही सिमत में ले जा सकें। और अगर हम नहीं करते, पहले ऑफर भी किया था कि ग्रैंड इकोनॉमिक डिबेट में हमारा चार्टर ऑफ बीवी एक जुमला अर्ज करूं कि अगर हमने ये नहीं किया तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा, क्योंकि हर एक जो है वो बेकरार है। तो सर ये बात, मेरा वक्त खत्म हो गया, मगर ये तो सवाल रखना चाहिए कि क्या ये मालूम नहीं है तमाम तर पीडीएम की शुरका को कि ये वो लैंड माइन्स हैं जो अल्लाह ना करे खाक में बताने एक भी फट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और सिर्फ दुरुस्त की जाए। इस्तीफों की बात या लीडर 20-30 साल से इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। दहशतगर्दी क्या है, ठीक है, जराइम क्या है, और हमेशा इस सिचुएशन के अंदर जो मुनज़्ज़म मुसल्लह गिरोह है वो ऊपर आती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे पूछें कि क्यों तहरीक चल रही है जी, वो इसीलिए चल रही है कि मुल्क को सही रास्ते पर डाला जाए। बहुत शुक्रिया सर। मैं मुख्तसरन एक बात बता दीजिए सर, इन मुमकिना, बस आ रही है, इन मुमकिना जो नताइज हैं, एक रिएक्शन तो जनरल साहब ने कह दिया, एक रिएक्शन तो इदारा भी दे सकता है, फौज, जो कि अल्लाह ना करे दे, मगर मुमकिना इन कॉन्सिक्वेंसेज में से ऑफ कोर्स एक शब खून भी है कि सिस्टम लपेट दिया जाए। बुजरा बात कर रहे हैं, आर यू रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? बुजरा को ये खबर नहीं सुनानी चाहिए, बुजरा को इसके रिजॉल्व की तरफ जाना चाहिए। हुकूमत का काम हमेशा ये होता है कि जो इशू आप लैंड माइन्स फेंकें और वो रिजॉल्व करें। फेंके नहीं, फेंकने का मौका ना दें। 2 साल गुजरे हैं ना जी, मौका ना दें, ना मुल्क को इस सूरत हाल की तरफ ना धकेलते, ना ये मौका देते। जनरल साहब ने जो कहा कि जी रैंक एंड फाइल में बड़ी बेचैनी है, बेचैनी तब भी पाई जाती है जब डीजीआई एसपीआर ट्वीट रिजेक्टेड, नोटिफिकेशन रिजेक्टेड की ट्वीट करते हैं, वो तब भी ले लेना चाहिए, वो तब भी पाई जाती है, से भी ले लेना चाहिए था, तब डीजीआई एसपीआर से भी ले लेना चाहिए था। ज़हीरुल इस्लाम साहब चले गए थे, फातमी साहब से और मुशाहिदुल्लाह खान साहब से ले रहे थे, ज़हीरुल इस्लाम साहब चले गए थे ज़हीरुल इस्लाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। धूप और छाव के इस सिलसिले के अंदर ये तो चलता रहेगा, कौन छाव एंजॉय कर रहा है, कौन धूप भुगत के जो है वो आ गया है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान का एक अरबपति धोबी जरूर है, उसका मैं आपको जरूर बताती चलूं। ये है कौन? धोबी के अकाउंट से तकरीबन 13 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, 13 करोड़। ये पाकिस्तान की तारीख में अन्नी मचाने वाला ये जो धोबी है, इस ट्रांजैक्शन से इसको खबर भी थी कि नहीं? बिल्कुल नहीं। गुलाम मोहम्मद शुगर मिल के का ये धोबी जो है, ये इसका मालिक कौन था ये भी आपको बताते हैं। कुछ दिन कबल रमेश कुमार को एफबीआर की जानिब से करोड़ों रुपए की टैक्स अदा करने का एक नोटिस मौसूल हुआ, तो नेचुरली वो कांप उठा कि जनाब मैं धोबी हूं, ये अपने इस अकाउंट में होने वाली इस ट्रांजैक्शन का बिल्कुल मुझे पता नहीं है, मैं लाइल्म हूं इस हवाले से। 2009 में धोबी रमेश कुमार जो है वो इस शुगर मिल में सैनिटरी वर्कर के तौर पे भी काम करता रहा था। गुलाम मोहम्मद शुगर मिल के मालिक चौधरी मुनीर साहब हैं, सियासत में जिनका तारुफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के समधी का है। रमेश कुमार का कहना है कि वो उनकी शुगर मिल में काम करते थे, 2 साल पहले शुगर मिल की नौकरी उन्होंने छोड़ दी और अब वो धोबी का काम कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन चीनी की खरीदारी की मद में की गई और इससे कबल एक पापड़ बेचने वाला और एक चाय बेचने वाले के अकाउंट से भी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हमारे सामने आई। सो इट्स अमेजिंग कि कल तक गरीब का वोट इस्तेमाल होता रहा था, फिर आज उसका नाम, उसकी शनाख्त भी सस्ते दामों बिक रही है, अन्नी मचाई हुई है, मजे में इस्तेमाल हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, बैरून मुल्क जायदादें, सियासत के ये कारनामे हैं जिन्होंने असूल का जनाजा बड़ी धूम से निकाला है। और बहरहाल हम धूप और छांव का ये तस्करा करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।